हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर for the value of E by m for proton, neutron, alpha particle and electron। अब देखो E by m सबके लिए फाइंड करेंगे तो पहले हम न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 0। इसका मास कितना होगा? मास होगा प्रोटॉन के इक्वल ही होगा न्यूट्रॉन का। तो एम न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एम प्रोटॉन, सेकंड आ गया प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा? ई के इक्वल, और मास कितना होगा? एम प्रोटॉन के इक्वल। थर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? ई के इक्वल, मास कितना होगा? एम ई के इक्वल। अब फोर्थ हम ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? हीलियम का न्यूक्लियस इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब देखो कि हीलियम में एक न्यूक्लियस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 की फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब 1s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए He+2, तो जो बचा वो क्या होगा? हीलियम का न्यूक्लियस होगा ऑब्वियसली। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे और चार्ज कितना होगा? 2e के इक्वल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो होगा 2e और मास जो है वो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे E by m, तो 0/m प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आया? यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे E/m प्रोटॉन, यहाँ पे आया E/me, यहाँ पे आया 2E/4 मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन। E/1/2 E/ मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो सबसे कम किसका है? E by m रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज सबसे कम तो है न्यूट्रॉन का। उससे ज़्यादा किसका है? अब देखो उससे ज़्यादा, अब ये जो है एम ई जो है ना वो एम प्रोटॉन से बहुत कम है। तो बहुत कम है तो ये तो निकल गया क्योंकि एम ई है जो एम प्रोटॉन से बहुत कम है। अब बची ये दोनों, तो इन दोनों में से कम कौन सा है? ये 1/2 ई है अपॉन एम पी। तो आएगा क्या? अल्फ़ा। उसके बाद क्या आएगा? प्रोटॉन, क्योंकि E/mp यहाँ पे हाफ E/mp है तो ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आएगा प्रोटॉन। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है, जबकि प्रोटॉन का कितना है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। तो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर कि लोएस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद में आएगा अल्फा पार्टिकल, उसके बाद में प्रोटॉन और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे इसको कर सकते हो। और अब हम पढ़ने वाले न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद जो है वो हम एटॉमिक मॉडल शुरू करेंगे।
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कैसे फाइंड आउट हुआ, उसके लिए बेसिक बेसिक चीज़ें आपको वही याद रखनी है। न्यूट्रॉन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। discovery of neutron become very late because chargeless पार्टिकल। अब देखो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है तो वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, तो उसके पास चार्ज नहीं है, इसीलिए वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसकी जो डिस्कवरी है ना बहुत लेट हुई, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है तो किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बिकॉज चार्जलेस पार्टिकल do not undergoes any deflection in electric field and magnetic field unlike प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज था तो ये जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहे थे। हमने एनोड रे और कैथोड रे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है इसलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो हम पहले इसका स्पेसिफिक चार्ज पढ़ते हैं न्यूट्रॉन का। पढ़ ही लिया हमने, 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे क्या आएगा, Qn अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब Qn कितना है, इसका चार्ज कितना होता है 0, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कूलम्ब अपॉन किलोग्राम। तो आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू 0। इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 0 होता है। अब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों है, इसकी एक मतलब देखो, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और ये भी इसका साउथ पोल है, ठीक है। अगर हम दोनों साउथ पोल को पास में ला रहे तो रिपल्शन होगा ऑब्वियसली। लेकिन देखो मैं इन दोनों साउथ पोल को पास में ला रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ दोनों के बीच में वुड की प्लेट रख दी तो जो रिपल्शन है वो पहले से कम होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर हम उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई न्यूट्रल चीज़ रख दे तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच जो रिपल्शन हो रहा था प्रोटॉन के बीच में वो अब कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, to minimize the repulsion among प्रोटॉन के बीच among proton in nucleus, among proton in nucleus। चलो इतना लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन है जो बेसिक ही है, आप लोग ट्राई करना।
रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरोनीज। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज और अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरोनीज। अब देखो, सबसे पहले तो हम अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम +2, इसके पास चार्ज कितना है 2e, मास कितना हमने आगे देखा 4, 2 प्रोटॉन +2 न्यूट्रॉन जितना, तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन जितना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका Q बाई m लिखना है, तो कितना आएगा 2e/4 मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना आएगा 12 e बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमको देखना है ड्यूटेरॉन। अब ड्यूटेरियम जो है वो D+, ये किसका पॉजिटिव चार्ज है, ड्यूटेरियम का। अब देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1, ड्यूटेरॉन 1, ट्रिटियम 1। इसका मास होगा 1, इसका मास होगा 2, और इसका मतलब मास नंबर, और इसका मास नंबर होगा 3। अब देखो, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 1 प्रोटॉन है, और यहाँ पे भी 1 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, इसमें से आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 न्यूट्रॉन। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो देखो 1 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन, तो ड्यूटेरियम का जो चार्ज है वो कितना है E के इक्वल, लेकिन इसका मास जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन, मतलब कि 2 प्रोटॉन के इक्वल, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, ये तीनों जो है वो आइसोटोप के हैं। आइसोटोप किसको बोलते हैं, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब कि जिसका नंबर मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम है, जबकि एलिमेंट सेम है तो एलिमेंट हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एटॉमिक नंबर से। मतलब कि एलिमेंट सेम है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसलिए उनका मास नंबर भी डिफरेंट आ रहा है। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये मैं पढ़ाऊंगा, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स, ये सब आगे। तो इसका जो E/m आ रहा है वो कितना आएगा, E/2 मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा है, E/2 मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका कितना आ रहा है ये। तो रेशियो ऑफ E/m, तो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा अपॉन किस क्या ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन = 1/1 1 जेम 1 है, क्योंकि देखो 1/2 E/2 मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे भी 1/2 E/ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो रेशियो है वो 1 जेम 1 आएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम एक चीज़ लिख लो, पेनिट्रेशन पावर जो है वो पार्टिकल के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि पार्टिकल है इसको पेनिट्रेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी टेंडेंसी जो है वो उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना आप ध्यान में रखना कि पेनिट्रेशन पावर जो है वो इसके मास ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो इतना लिख लो, फिर हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं।
चलो अब हम शुरू करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। स्पेलिंग थॉमसन्स मॉडल। अब देखो थॉमसन ने क्या बताया था कि वाटरमेलन और एटम इक्वल है। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है ना वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव पार्ट के इक्वल है, मतलब कि प्रोटॉन के बराबर है। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है ना, सॉरी उसमें जो सीड एम्बेडेड है वो लाइक इलेक्ट्रॉन है। कि देखो आप वाटरमेलन को एक एटम मतलब सपोज करो कि वाटरमेलन एक एटम है, उसमें जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन के इक्वल है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो उसमें जो सीड एम्बेडेड है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इसके हिसाब से देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहे। और रदरफोर्ड ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो जो एटम है ना वो न्यूट्रल है, चार्ज मतलब चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूट्रल है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इन एटम, हेंस एटम इज न्यूट्रल। तो उन्होंने एक बात ये अच्छी की थी कि बोली थी कि एटम जो है ना वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास होगा उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हम शुरू करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन assume an atom is like watermelon। कि आपके पास अगर वाटरमेलन है, वही एक रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन उसमें सीड जो है वो उसमें एम्बिडेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहे, वो जो है वो स्टैटिक है, और एटम जो है वो न्यूट्रल है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो थॉमसन assume that mass of assume that an atom is like watermelon। Atom is like watermelon। He assumed that। अब उसने एक चीज़ और अज्यूम की थी कि अब जो वाटरमेलन जो है उसका मास पूरे वाटरमेलन में एज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि वाटरमेलन में पूरा मास जो है वाटरमेलन का वो पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूट होता है सिमेट्रिकली। और उसने एटम के लिए भी यही चीज़ बोली कि एटम का जो मास है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे एटम में वो। ही अज्यूम्ड दैट द mass of an atom is uniformly distributed throughout the atom। क्या बोला कि ही assumed that the mass of an atom is uniformly distributed throughout the atom। मैंने जैसे बोला वही, the positive charge in atom is uniformly distributed throughout the atom like a red part of watermelon। अब मैं जो यहाँ पे लाइनें लिख रहा हूँ वो बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने जैसे वो पहले बताई दी है। The positive charge in an atom is uniformly
like red part of watermelon. The positive charge in an atom is uniformly distributed throughout the atom like a red part of watermelon. ये बात मैंने आपको पहले बताई दी थी. अब आगे देखते हैं. negatively charged electrons are embedded in atom like black seeds. Negatively charged electron embedded in atom like a black seed embedded in watermelon. इसका मतलब क्या हुआ? He assumed electron are static. क्योंकि भाई उसने ऐसा बोला कि रेड पार्ट में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो मतलब उसका वही मतलब हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, तो उसके हिसाब से he assumed electrons are static. He assumed इलेक्ट्रॉन आर स्टैटिक. चलो इतना लिख लो. The total positive charge is equal to the total negative charge in an atom. Hence atom is neutral. अब देखो उसने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि एटम इज न्यूट्रल. हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. अब एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन लिख लो आप, इसका इजी आंसर है द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल in atom was first confirmed by the presence of charged particle in atom was first confirmed by थॉमसन. क्योंकि भाई इसने ही बताया ना कि रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड लाइक मतलब ब्लैक सीड जैसे रेड पार्ट में एम्बेडेड है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज में एम्बेडेड है. तो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम वाज फर्स्ट कंफर्म बाय थॉमसन. चलो इतना लिख लो.
चलो अब हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल। अब इसने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और थिन शीट ऑफ गोल्ड ली, यहाँ पे एक थिन शीट ली गोल्ड की, थिन शीट ऑफ गोल्ड, और ये आ गया इसका बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको इस पे इंसिडेंट किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखो अब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ना वो ऐसे ही थ्रू आउट द एटम निकल गए। बहुत कम का 1/20, अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल है तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल का 180 डिग्री पर रिपल्शन हुआ, मतलब 180 डिग्री पे वो वापस इस साइड आ गया, और बाकी के जो बहुत थोड़े बहुत थे उनका थोड़े एंगल में, 180 डिग्री नहीं, थोड़े बहुत एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ। और 180 डिग्री पे कितने 20,000 अल्फा पार्टिकल थे, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल का 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन होगा। तो रदरफोर्ड्स सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, थिन शीट ऑफ गोल्ड, देखो अगर ये अल्फा पार्टिकल है जो अगर यहाँ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली है ना, ये यहाँ पे ना तो प्रोटॉन है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे प्रोटॉन तो है नहीं, तो रिपल्शन तो होगा नहीं, तो वो ऐसे ही निकल जाएगा। और अगर ये मतलब एकदम इसके सामने से गया, अगर एकदम सामने गया तो इसका रिपल्शन होगा 180 डिग्री पे, और अगर नज़दीक से गया तो रिपल्शन होगा ऐसे। अब हम देखते चलो, ये जो है वो थिन शीट ऑफ गोल्ड है, थिन शीट ऑफ गोल्ड, और ये क्या शो कर रहा है, रिपल्शन। अब इसका हम देखते कि एक्सपेरिमेंट से हमको क्या क्या चीज़ें पता चली कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा रेज, वो कुछ भी बोल दो आप, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा रेज, मतलब कि अल्फा रेज गो इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भाई एटम मतलब अब हमको तो पता है ना कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन बाकी मतलब ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो स्पेस है वो तो खाली है ना। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गो इन स्ट्रेट लाइन, नहीं रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन कुछ नहीं, सीधा निकल जाएगी। और जब आप न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करोगे अल्फा पार्टिकल, तो वहाँ पे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई रिपल्शन होगा ना। तो रिपल्शन होकर ये 180 डिग्री पे वापस मुड़ जाएगी। और ये जो है यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़े बहुत एंगल पे ये क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गो इन स्ट्रेट लाइन। अब अबाउट 1/20,000 अल्फा पार्टिकल reflected by 180 degree by atom with 180 degree। देखो अब इतना आप नोट कर लो, मैं पानी पी के आता हूँ।
अब हम इसके ऊपर से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज गो इन स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि, अब इतना लिख लो, इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मतलब कि फ्री स्पेस ज़्यादा है एटम में, मतलब कि एटम में फ्री स्पेस ज़्यादा है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मतलब कि एटम में फ्री स्पेस ज़्यादा है। देयर इज रिजिड पार्ट at center. There is rigid part at center of atom which is positively charged and known as nucleus. There is the rigid part at the center of atom which is positively charged and known as nucleus. अब देखो, न्यूक्लियस है वो रिजिड पार्ट है, क्योंकि भाई उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास होंगे ना भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। देयर इज a rigid part at the center of atom which is positively charged and known as nucleus. चलो इतना लिख लो। The nucleus extremely small. The nucleus is extremely small as compared to atom. जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अब देखो न्यूक्लियस, अब इतना लिख लो, न्यूक्लियस बना किस किस चीज़ों से, प्रोटॉन प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे, और ये बन गया आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, उसके लिए एक इक्वेशन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर अपॉन 1/3। अब जितने मास नंबर ज़्यादा होंगे उतनी ही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगी कि नहीं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर के 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा R0 A 1/3। यहाँ पे A क्या है, मास नंबर, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और Rn इज इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3। अब देखो R0 जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इंटू 10⁻15। अब देखो 10⁻15 और इसका साइन कौन सा होगा आप बताओ मुझे। देखो अब मास नंबर का कोई साइन होता नहीं, सॉरी इसका यूनिट कौन सा होगा, अब मास नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, इसका जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। तो Rn रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका भी कौन सा होगा, मीटर। क्योंकि मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब रेडियस हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है वो सेम आएगा, क्योंकि ये यूनिट लेस है तो इसका यूनिट जो है वो मीटर आएगा। अब देखो हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, आप इतना लिख लो, एक चीज़ पढ़ते फिर उसके ऊपर से मैं क्वेश्चन देता हूँ। पहले चलो पहले एक चीज़ पढ़ लेते फिर बाद में वो मैं जो बता वो करते। चलो order of radius of atom
ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, कि हम एटम की रेडियस का ऑर्डर अगर ढूंढने जाए तो वो कितना आएगा 10⁻10 मीटर, और वो कितने किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम, कि एटम की रेडियस जो है ना वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आएगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो फर्मी के ऑर्डर में आएगी, इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। वो किसके, 1 फर्मी फेमटॉप कुछ भी बोल सकते हो, कि जो एटम की जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम के मतलब एंगस्ट्रॉम में हम मेजर कर सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आएगी। एटम की जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आएगी, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ, लेकिन न्यूक्लियस के रेडियस का जो ऑर्डर है वो हम फर्मी में 10⁻15 मीटर, मतलब कि हम फर्मी में उसको क्या करते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो फर्मी में आएगा। ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, वो जो है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आएगी, जबकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो फर्मी के ऑर्डर में आएगी। और फर्मी इसको हम बोल सकते हैं इज 1 फर्मी और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। इतना लिख लो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया इतना, चलो ये क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम का जो रेशियो है वो कितना आएगा। देखो वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो फर्मी के ऑर्डर की थी और एटम की जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की थी। तो आप अब थोड़ा बहुत कर लीजिए कि एटम और न्यूक्लियस जो है वो लाइक स्फीयर जैसे होते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसा एटम है और बीच में यहाँ पे ये स्फीयर है और ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का इक्वेशन होता है वो लगा दो न्यूक्लियस और एटम के लिए और रेडियस की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा ये रेशियो। अब देखो स्फीयर के वॉल्यूम का जो इक्वेशन होता है वो होता है 4/3 पाई Rn का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R एटम की रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू 5/3 पाई 5 ये क्या और बचा क्या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम की पावर 3। देखो तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कौन से ऑर्डर की थी 10⁻15 के ऑर्डर की थी 10⁻15 के ऑर्डर मतलब फर्मी के ऑर्डर में और एटम की रेडियस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻15 मीटर अपॉन 10⁻10 मीटर की पावर 3। तो अब अगर ये -10 ऊपर जाएगा तो कितना यहाँ आंसर कितना आएगा 10⁻5 आएगा क्योंकि -10 ऊपर जाएगा तो +10 बचेगा कितने 10⁻5 अपॉन इसकी पावर 3। तो Vn एटम अपॉन Vn अपॉन मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आएगा 10⁻15। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको अब इतना लिख लो और एक चीज़ करते हम कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 θ/2 और थीटा जो है वो कितने एंगल से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन
ये उसका इक्वेशन है कि मतलब इक्वेशन तो नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 अपॉन थीटा बाई 2 और थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन से क्लियर करती है ये चीज़। क्वेश्चन ये आपने नोट कर लिया होगा। In Rutherford scattering experiment, the number of alpha particles scattered at the number of alpha particle scattered number of alpha particles scattered at theta is equal to 60 डिग्री। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज 12 पर मिनट। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मिनट व्हेन स्कैटर्ड एट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। खुद से ट्राई करिए। चलो वही इक्वेशन आएगा कि देखो यहाँ पे जब बार हो रहे, जब 12 डिफ्लेक्ट हो रहे तब 1 अपॉन साइन की पावर 4 और कितना 60/2 और अब हमको फाइंड करना है कि साइन की पावर 4 180 डिग्री पर जब होंगे अल्फा पार्टिकल पर मिनट व्हेन स्कैटर्ड एट एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री पर जो स्कैटर होंगे मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पे स्कैटर हो रहे उसको 1/2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे 60/2 से डिवाइड किया साइन की पावर 4 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x 90 पावर 1 तो इनिट कर लो आपने साइन पावर 1/2 में नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है, वहाँ यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है। In Rutherford scattering experiment, the number of alpha particles scattered at theta is equal to 60 degree is 12 per minute. The number of alpha particle per minute when scattered at angle 90 degree. अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 45 अपॉन सॉरी साइन स्क्वायर नहीं साइन की पावर 445 और यहाँ पे क्या आएगा साइन की पावर 30। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/√2 की पावर 4 अपॉन 1/2 की पावर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 की पावर 4 बचेगा क्या, कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 12 अपॉन x
वहाँ पे 1/2 की पावर 2 है, नीचे 1/2 की पावर 4 है, तो बचेगा क्या 1/2 की पावर 2 अपॉन 1, ये सॉरी ऊपर में 1 और अपॉन में क्या आएगा 1/2 की पावर 2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो 12/x इज इक्वल टू 4/1, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 आंसर। अब ये सिंपल मैथमेटिक है, ये आप देख लेना कि 1/√2, अगर इसकी आप 4 वो पावर करते तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 2 आएगी, और यहाँ पे 1/2 की पावर 4 है, तो 2 पावर कट गई तो बचा क्या नीचे 2 पावर, और 1/2 की 2 पावर मतलब 4, तो ये जो अगर हम इसको 4 को ऊपर ले गए, 4 को ऊपर ले गए तो x इज इक्वल टू हमको मिला 3। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, और रेडियस पे बेस एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये सिंपल इक्वेशन है जिसे हमने पहले ट्राई किया, वही क्वेश्चन है ये। अभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत बाकी है, और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड भी हमको देखने हैं, तो अभी जितना हो पाएगा इस क्लास में इतना करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। मतलब अभी तो थोड़ी देर है, क्वेश्चन करना है, चलो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। If nucleus and atom are considered as perfect sphere, with the diameter if nucleus and atom are considered as perfect sphere with the diameter 4 into 10 raised to minus 15 meter and 2 into 10 raised to minus 10 meter respectively, then ratio of, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। हमने अभी देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ एटम का रेशियो जो वो कितना आएगा 10 raised to minus 15 आया था वहाँ पे, और यहाँ पे खुद से ट्राई करिए। then ratio of the volume of nucleus and atom should be देखो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10 raised to minus 15 मतलब कि फर्मी के ऑर्डर की है, और एटम की जो रेडियस है वो 10 raised to minus 10 मतलब कि एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की है। तो हम अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी आएगी, इसका हाफ, डायमीटर का हाफ 2 into 10 raised to minus 15 मीटर, और एटम की रेडियस कितनी आएगी, इसका अगर आप हाफ करोगे तो 1 into 10 raised to minus 10 मीटर। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम आपको फाइंड करना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे किसकी रेडियस आएगी Rn³ अपॉन 4/3 पाई आर ए की पावर 3, 4/3 पाई निकल गया, बचा क्या Rn अपॉन आर ए की पावर 3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है 2 into 10 raised to minus 15 मीटर। रेडियस ऑफ एटम कितना है 1 into 10 raised to minus 10 मीटर। अब इसकी पावर 3, अगर इसकी पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, अगर आप इसको ऊपर ले गए तो +10, तो 10 raised to minus 5 वहाँ बचेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 into 10 raised to minus 15, तो ये हो गया इसका रेशियो। तो
तो थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्लान्स थ्योरी पढ़ेंगे, प्लान की थ्योरी। थैंक यू।